वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम द ग्लास मेनेजरी जो प्ले है बाय टेनेसी विलियम्स, ये हम शुरू करने जा रहे हैं और आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। इस प्ले को जो है वो टेनेसी विलियम्स ने 1944 में लगभग ये लिखा था, रिटर्न किया गया था। 1945 में ये पब्लिश हो गया था, 1945 में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ डज टेनेसी विलियम्स यूज सिम्बोलिज्म इन द ग्लास मेनेजरी टू एक्सप्लोर थीम ऑफ एस्केप, मेमोरी एंड फ्रेजिलिटी को दिखाने के लिए उसने कैसे सिम्बोलिज्म का यूज़ किया। टेनेसी विलियम द ग्लास मेनेजरी इज़ अ प्ले रिच इन सिम्बोलिज्म, ये सिम्बोलिज्म से भरा हुआ है। विद ईच सिम्बल इंट्रिकेटली वोवन इनटू द नरेटिव टू एक्सप्लोर द सेंट्रल थीम ऑफ एस्केप, मेमोरी एंड फ्रेजिलिटी। और हर जो सिंबल है वो जो इस तरीके से पिरोया गया है नरेटिव में कि उसको वो थीम दिखा रहा है एस्केप की, मेमोरी की और फ्रेजिलिटी की, थ्रू द यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेटिंग, ऑब्जेक्ट यूज़ किए सेटिंग और कैरेक्टर्स ने। विलियम्स क्रिएट अ लेयर्ड एंड पोइग्नेंट पोर्ट्रेल ऑफ विंगफील्ड फैमिली जो विंगफील्ड फैमिली का स्ट्रगल है उसने वो दिखाया है। बिलो एक एनालिसिस है कि सिंबल दिखा रखे जो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। अब सबसे पहले आता है द ग्लास मेनेजरी, लॉरस, फ्रेजिलिटी और आइसोलेशन कैसे दिखाता है। कि द ग्लास मेनेजरी इज़ द प्लेज मोस्ट प्रोमिनेंट सिंबल है, सबसे प्रोमिनेंट सिंबल है जो रिप्रेजेंट क्या करता है, लॉरा फ्रेजिलिटी, लॉरा की फ्रेजिलिटी को दिखा रहा है, उसकी यूनिकनेस को दिखा रहा है, एंड हर रिट्रीट फ्रॉम रियलिटी, कि कैसे वो रियलिटी से भागती है, वापसी करती है, वो दिखा रहा है। द डेलिकेट ग्लास एनिमल्स मिरर लॉराज ऑन डेलिकेट नेचर, और जो ग्लास के एनिमल्स है ना, छोटे छोटे ग्लास के, वो क्या दिखा रहे हैं कि लॉरा का खुद का जो कितनी सॉफ्ट है, मतलब कितनी डेलिकेट नेचर दिखा रहे हैं उसका फिजिकली भी, क्योंकि वो ड्यू टू हर लिम्ब, क्योंकि उसके पैर में थोड़ा सा वो है, फ़र्क है, मतलब थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको, थोड़ा सा डिफेक्ट है, मतलब उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिजिकली है, और इमोशनली है, क्योंकि वो उसकी सोशल एंजाइटीज इतनी है। द मैनेजरी सर्व एज अ रिफ्यूज फॉर लॉरा, अ वर्ल्ड शी कैन कंट्रोल अनलाइक द अनप्रिडिक्टेबल ऑफन हार्श आउटसाइड वर्ल्ड। और ये जो मैनेजरी है ना, इसको वो एक उसके लिए एक शरण की तरह काम करी है, मतलब कि लॉरा इसमें अपना चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर सकती है, क्योंकि वो बाहर वाले जो वर्ल्ड है उसमें तो अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ये जो है वो कर सकते हैं। फिर आते हैं द यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न जो है अ स्टैंड आउट पीस इन द कलेक्शन में, एक अलग से पीस है। सिम्बलाइज लॉराज इंडिविजुअलिटी एंड हर सेंस ऑफ बीइंग एन आउटसाइडर, कि वो कैसे वो सिम्बलाइज करता है, लॉरा की खुद की इंडिविजुअलिटी के बारे में बताता है, और कैसे वो एक आउटसाइडर है उसमें वो दिखाता है। व्हेन जिम एक्सीडेंटली ब्रेक्स द यूनिकॉर्न हॉर्न ड्यूरिंग हिज विजिट, इट रिप्रेजेंट लॉराज ब्रीफ मोमेंट ऑफ कनेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये क्या दिखा रहा है कि जब जिम आया तो उसने क्या करा, गलती से लॉरा का नहीं, उसने क्या करा, वो उस यूनिकॉर्न का जो है हॉर्न हुआ वो टूट गया उससे गलती से। और ये क्या दिखा रहा है कि लॉरा का ब्रीफ मोमेंट था कि जब उसने आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी। आउटसाइड वर्ल्ड में वो उस यूनिकॉर्न की तरह, उस ग्लास मेनेजरी में वो यूनिकॉर्न की तरह वो अलग से दिख रही थी, लेकिन जैसे उसका वो हॉर्न टूटा, मतलब उसका वो सिंग टूट गया, तो वो उस वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो गई। However, this moment is fleeting and the broken unicorns become normal. और बाद में जो यूनिकॉर्न टूटा हुआ है वो नॉर्मल हो जाता है, जस्ट एज नॉर्स ब्रीफली फील्स नॉर्मल इन जिम प्रेजेंस, जैसे उसको जिम की प्रेजेंस में बिल्कुल नॉर्मल लड़की जैसा फील हुआ लॉरा को। येट व्हेन जिम रिवील्स हिज एंगेजमेंट, लेकिन जब जिम ने अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताया, लॉराज होप शेट, लॉरा की जो होप है वो जो टूट गई, बिखर गई, एंड शी रिट्रैक्ट्स बैक इनटू हर आइसोलेटेड वर्ल्ड, और फिर वापस वो अपने अकेली उस आइसोलेटेड दुनिया में वापस आ गई। द फ्रेजिलिटी ऑफ द ग्लास मेनेजरी रिफ्लेक्ट नॉट ओनली लॉराज वल्नरेबिलिटी बट ऑल्सो द फ्रेजिलिटी ऑफ विंगफील्ड्स फैमिलीज ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन। जो ग्लास मेनेजरी जितनी फ्रेजाइल है, यानी कि फ्रेजाइल मतलब जिनको बहुत सॉफ्ट डेलिकेट तरीके से हैंडल, जो टूट सकती है, मतलब तो जो ग्लास मैनेजरी की फ्रेजिलिटी है वो क्या दिखाती है कि लॉरा भी कितनी आसानी से टूट सकती है, और उसकी विंगफील्ड फैमिली की भी वो दिखाती है कि उसके सपने, उनकी जो इच्छाएं हैं वो कैसी हैं। द फायर एस्केप, अ सिंबल ऑफ एस्केप एंड कन्फाइनमेंट, कि फायर एस्केप जैसा है। द फायर एस्केप भी एक पावरफुल सिंबल है एस्केप का और कन्फाइनमेंट का, पर्टिकुलरली टॉम के लिए। एज द फैमिलीज ब्रेड विनर, वही है जो कमा के लाता है। टॉम फील ट्रैप्ड इन अ मोनोटोनस एंड सफोकेटिंग लाइफ, उसको ऐसे बोरिंग सा लगता है और सफोकेटिंग लगता है वो लाइफ। द फायर एस्केप बिकम हिज लिटरल मेटाफोरिकल मीन्स ऑफ एस्केपिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द प्रेशर ऑफ हिज आउट होल्ड।
और जो फायर एस्केप है ना वहाँ पे, वो क्या दिखा रहा है, उसका एक्चुअल में उसका मतलब ही यही है और मेटाफोरिकली भी यही मतलब है और लिटरल मीनिंग भी यही है कि सच में मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, वो जो घर का प्रेशर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है. ही ऑफन स्टेप्स आउट इनटू इट onto it to smoke, symbolizing his desire for freedom and adventure. और कई बार उस पर वो बैठ मतलब वो करता है, स्टेप आउट करते ताकि वो स्मोक करने के लिए उस पर आगे बैठता है. तो वो क्या सिंबलाइज कर रहा है कि उसकी डिज़ायर है कि फ्रीडम के लिए, मतलब वो इस चीज़ से निकलना चाहता है और उसका एडवेंचर जीना चाहता है, एडवेंचरफुल लाइफ जीना चाहता है. मतलब एक ऐसी बोरिंग सी लाइफ वो नहीं जीना चाहता. फॉर लॉरा के लिए हाउएवर द फायर एस्केप रिप्रेजेंट फियर एंड डिफिकल्टी ऑफ फेसिंग द आउटसाइड वर्ल्ड. जबकि लॉरा के लिए क्या ये एक डर की बात है कि वो कैसे बाहर की दुनिया को फेस करेगी. हर फेस ऑन द फायर एस्केप अर्ली इन द प्ले अंडरस्कोर हर इनएबिलिटी टू नेविगेट द चैलेंज. और उसका हर फॉल नॉट फेस, उसका जो वो फायर एस्केप पे वो गिर जाती है, वो क्या दिखाती है कि वो दुनिया के चैलेंजेस को नहीं देख सकती, इस अपार्टमेंट के आगे की चीज़ को वो नहीं देख सकती, ऑफ लाइफ बियॉन्ड द अपार्टमेंट. दिस कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट द डिफरेंट वेज टॉम एंड लॉरा कॉप विद द सर्कमस्टेंसेस. और ये क्या चीज़ दिखा रही है कि कैसे टॉम और लॉरा जो चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं और अलग अलग तरह रिएक्ट करते हैं. टॉम सीज एस्केप, टॉम जो है वो बाहर जाने का रास्ता देख रहा है, निकलने का, वाइल लॉरा रिट्रीट्स फर्दर इनटू हरसेल्फ, और लॉरा जो है वापस खुद में आ रही है. द फायर एस्केप ऑल्सो सिंबलाइज द प्रीकेरियस नेचर ऑफ विंगफील्ड फैमिली सिचुएशन. और ये फायर के एस्केप क्या दिखाता है कि जो है विंगफील्ड फैमिली की सिचुएशन कैसी है, कितनी वर्स है. दे आर ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डिसअपॉइंटमेंट. वो एक ऐसी साइकिल में बंद है जहाँ गरीबी और डिसअपॉइंटमेंट है. एंड द फायर एस्केप सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ देयर इनएबिलिटी टू ट्रूली एस्केप देयर सर्कमस्टेंसेस. और ये फायर एस्केप किस चीज़ का काम करती है कि एक रिमाइंडर है कि वो उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे, उस सिचुएशन से, उन सर्कमस्टांसेस से. फिर है द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर विंगफील्ड अ रिमाइंडर ऑफ अबेंडनमेंट. जो मिस्टर विंगफील्ड का पोर्ट्रेट है वो क्या दिखा रहा है कि उनको छोड़ दिया गया. द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर विंगफील्ड द एब्सेंट फादर नहीं है, लूम्स ओवर द विंगफील्ड हाउस होल्ड एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ द अबेंडनमेंट एंड द फैमिलीज फ्रैक्चर्ड पास्ट. ये क्या दिखा रहा है कि विंगफील्ड का एक जो पोस्टर पोर्ट्रेट जो है वो लटका रहता है ऊपर, वो कॉन्स्टेंटली क्या दिखाता है कि कैसे फैमिली मतलब एक त्याग दिया उसने उस चीज़ को और एक छोड़ी हुई फैमिली की तरह दिखा रहा है. और एक उसका फैमिली का फ्रैक्चर्ड पास्ट भी दिखा रहा है, मतलब कैसे उसके पास्ट में जो प्रॉब्लम्स आई थी वो सब चीज़ें वो दिखा रहा है. मिस्टर विंगफील्ड डिसीजन टू लीव हिज फैमिली सिंबलाइज एस्केप. मिस्टर विंगफील्ड ने क्या करा, अपनी फैमिली को जो है वो छोड़ दिया. वो किस चीज़ का सिंबल है, उसकी एस्केप यानी उस चीज़ों से बच के निकलने का सिंबल है. बट इट ऑल्सो रिप्रेजेंट बेट्रियल, लेकिन ये क्या दिखाता है, धोखा भी दिखाता है. एंड द कंसिक्वेंस ऑफ सेल्फिशनेस, और उस सेल्फिशनेस से क्या हुआ कि उसकी फैमिली जो है वो दर दर मतलब ऐसे ठोकरें ही खा रही है, कितनी गरीबी में जी रही है. हिज एब्सेंस हॉन्ट्स द फैमिली, उसकी एब्सेंस में फैमिली को डर लगता है, पर्टिकुलरली अमांडा को डर लगता है. हु क्लिंग्स टू द मेमोरी ऑफ हर यूथ, जो अपनी यूथ की मेमोरी पे वापस जाने लगती है. एंड हर आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ पास्ट, और कैसे उसका जब पास्ट जो था वो सही था, जब जिस मोमेंट में वो अपने पास्ट को सबसे बेस्ट जी रही थी उसमें चली जाती है जहाँ पे उसकी लाइफ सबसे बेस्ट थी. फॉर टॉम के लिए द पोर्ट्रेट रिप्रेजेंट द लाइफ ही विशेज टू एस्केप. और टॉम के लिए क्या है कि वो एक ऐसी लाइफ है जो उसने विश करी थी उस वहाँ से निकलने की. बट इट ऑल्सो फोरशैडोज हिज इवेंचुअल डिसीजन टू फॉलो हिज फादर्स फुटस्टेप एंड अबैंडन हिज फैमिली. लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ भी दिखाता है कि अगर वो अपने फादर के कदमों पे चलेगा तो अपनी फैमिली को छोड़ देगा. द पोर्ट्रेट टाइज इनटू द थीम ऑफ मेमोरी. पोर्ट्रेट जो है वो एक मेमोरी की थीम की मेमोरी दिखा रहा है, सर्विंग एज अ फिजिकल रिमाइंडर ऑफ पास्ट एंड द चॉइसेस दैट हैव शेप्ड द फैमिलीज प्रेजेंट. वो क्या दिखा रहा है, वो उस पास्ट को दिखा रहा है जिसके डिसीजन की वजह से फैमिली की जो आज प्रेजेंट की ये शेप है ये उसी की वजह से है. मतलब फिर आ जाए द मूवीज़ टॉम इल्यूजन ऑफ एस्केप, कि टॉम का इल्यूजन है उस रियलिटी से निकलने का. द मूवीज़ आर अ रिकरिंग सिंबल है एस्केप और इल्यूजन टॉम के लिए. ही फ्रीक्वेंटली गोज टू मूवीज़ टू एस्केप द मोनोटनी एंड प्रेशर ऑफ हिज लाइफ एट होम. और वो क्या है, बार बार क्या मूवी देखने के लिए जाता है क्योंकि वो घर का प्रेशर ख़त्म करना चाहता है. फॉर हिम, उसके लिए द मूवीज़ रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट. उसके लिए जो मूवीज़ हैं वो एक एडवेंचर वर्ल्ड है, एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं. स्टार्क कॉन्स्टेंट टू हिज मंडेन रियलिटी. और एक ये अपोजिट बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट है
जो उसकी मतलब बोरिंग सी जो लाइफ है ना उसके लिए, बोरिंग रियलिटी है ना जो उसके लिए। हाउएवर द मूवीज आर ऑल्सो एन इल्यूजन, हालांकि मूवी भी क्या एक इल्यूजन ही तो होता है। अ टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन दैट डज नॉट प्रोवाइड अ रियल सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, और ये क्या एक सिर्फ टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन है जो उसकी प्रॉब्लम्स को रियल सोल्यूशन नहीं देती। फिर है द मूवीज सिम्बलाइज टॉम डिजायर टू एस्केप हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हिज गिल्ट ओवर लिविंग लॉरा बिहाइंड, और ये मूवी क्या सिंबलाइज करे कि टॉम की डिज़ायर है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता है, बट उसको गिल्ट भी है कि वो लॉरा को अकेला छोड़ देगा। दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ मेमोरी भी दिखा रहा है ये, एज टॉम्स नरेशन ऑफ द प्ले इज इट सेल्फ अ काइंड ऑफ मूवी, क्योंकि जैसे टॉम है ना ये अपने मुंह से खुद बता रहा है कि ये ठीक है अ कंस्ट्रक्टेड वर्जन है इवेंट्स का जो रियलिटी और इमेजिनेशन को मिक्स करता है। तो ये भी एक तरह की मूवी ही है क्योंकि वो खुद ही नरेट कर रहा है इस चीज़ को। फिर है द विक्ट्रोला लॉराज रिट्रीट इनटू पास्ट, वो पीछे पास्ट में जा रही है। द विक्ट्रोला अ रिकॉर्ड प्लेयर था दैट बिलोंग टू लॉरा एंड टॉम, फादर को बिलोंग करता था वो। सिंबलाइज लॉराज रिट्रीट इनटू मेमोरी, कि वो मेमोरी में वो वापस जा रही है, वो चीज़ दिखा रहा है। शी कॉन्स्टेंटली प्लेज ओल्ड रिकॉर्ड्स, वो पुराने गाने मतलब पुरानी जो रिकॉर्डिंग क्लिप्स है वो सब बजाती बार बार बजाती थी। क्लिंगिंग टू द कम्फर्ट ऑफ द पास्ट रेदर देन फेसिंग द डिफिकल्टीज ऑफ प्रेजेंट, कि वो पास्ट में ही जो है क्लिंग होना रहना चाहती थी, वो पास्ट में ही रहना चाहती थी रेदर देन प्रेजेंट की डिफिकल्टीज को फेस करने की बजाय। द म्यूजिक प्रोवाइड्स हर विद द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और वो म्यूजिक जो है उसको सिक्योरिटी देता था, मच लाइक उस जैसे कि उसके ग्लास एनिमल्स थे उनकी तरह उसको सिक्योरिटी देता था। द विक्ट्रोला ऑल्सो रिप्रेजेंट द लिंगरिंग प्रेजेंस ऑफ मिस्टर विंगफील्ड, और क्योंकि वो उसके फादर का था तो उसकी प्रेजेंस भी दिखाता था समहाउ द एब्सेंट फादर, जो फादर उनका एब्सेंट था। दो ही इज़ फिजिकली गॉन, हालांकि वो फिजिकली जा चुका है, हिज इन्फ्लुएंस रिमेन्स थ्रू द ऑब्जेक्ट लाइक विक्ट्रोला एंड हिज पोर्ट्रेट हैंगिंग इन द अपार्टमेंट, और ये हालांकि वो जा चुका लेकिन उसकी प्रेजेंस जो है वो भी उस विक्ट्रोला जो रिकॉर्डर था उससे रहती थी, और उसका जो एक फ़ोटो टंगी हुई थी ना उससे उसकी प्रेजेंस रहती थी। हिज डिजर्शन इज़ अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फैमिली स्ट्रगल, और उसने जो छोड़ा है ना फैमिली को वही मेन रीज़न है कि फैमिली इतना स्ट्रगल करी है। अमांडा की डेस्परेशन और टॉम की नफरत जो बढ़ती जा रही है वो उसी की वजह से। फिर है द ब्लू रोजेस, लॉराज यूनिकनेस और आइसोलेशन को भी दिखा रहा है। जिम निक नेम फॉर लॉरा, जिम ने निक नेम क्या रख दिया लॉरा का, ब्लू रोज रख दिया। इट इज़ अ सिंबल ऑफ हर यूनिकनेस एंड इनएबिलिटी टू फिट इनटू द कन्वेंशनल वर्ल्ड। ये क्या कह रहा है, जैसे ब्लू रोजेज जो है वो यूनिक होते हैं वैसे ही जो है लॉरा भी अपने आप में यूनिक है। जिम ने उसको यूनिक बताया है, और उसने क्या कहा कि उसकी, और दूसरा क्या चीज़ दिखाई कि उसकी इनएबिलिटी है कि वो इस दुनिया में फिट नहीं हो सकती, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है इस दुनिया में जीने के लिए। ब्लू रोजेज डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ब्लू रोज जो है वो होते ही नहीं है। जस्ट एज लॉरा डज नॉट फिट इन द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन प्लेस्ड अपॉन हर। ब्लू रोजेज क्योंकि हमने सभी कलर के रोज़ देखे हैं पर ब्लू कलर का नहीं देखा, जैसे ब्लू कलर के रोज़ होते ही नहीं है उसी तरह से जो लॉरा है वो इसकी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन में फिट होती ही नहीं है। द निक नेम ऑल्सो सिम्बलाइज द ब्यूटी एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ लॉराज कैरेक्टर, और निक नेम से क्या पता चलता है कि उसकी कैसे ब्यूटी है और कितनी वो फ्रेजाइल है लॉरा का कैरेक्टर, एज वेल एज हर आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड हर, और जिस किस तरीके से वो अपने वर्ल्ड उसके आसपास की दुनिया से कैसे वो अलग होकर रहती है। द ब्लू रोजेज ऑल्सो कनेक्ट टू द थीम ऑफ मेमोरी, ब्लू रोजेज भी थीम ऑफ मेमोरी को दिखाते हैं एज दे रिप्रेजेंट अ मोमेंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन लॉरा एंड जिम, क्योंकि एक वो कनेक्शन का मोमेंट बनते हैं लॉरा और जिम के बीच में। अ मेमोरी दैट लॉरा चेरिशेज लॉन्ग आफ्टर जिम हैज़ लेफ्ट, और जिसने एक ऐसी मेमोरी जिसको बार बार मतलब जी रही है वो लॉरा, हालांकि जिम जा चुका फिर भी। दिस मेमोरी बिकम्स अ सोर्स ऑफ बोथ कंफर्ट भी है, दुख भी है लॉरा के लिए, एज इट रिमाइंड्स हर ऑफ व्हाट शी कैन नॉट हैव, क्योंकि ये उस चीज़ को रिमाइंड कराता है कि क्या उसके पास उसको क्या नहीं मिल सकता। फिर है द कैंडल्स, होप और इल्यूजन दोनों है, आस भी है और भ्रम भी है। द कैंडल्स दैट अमांडा आस्क्ड टॉम टू लाइट ड्यूरिंग द जिम विजिट सिम्बलाइज होप एंड इल्यूजन, कैंडल जो अमांडा ने कहा था टॉम को जलाने के लिए जब जिम आएगा, ये दोनों दिखा रही है, होप भी दिखा रही है और इल्यूजन भी दिखा रही है। अमांडाज इंसिस्टेंस ऑन क्रिएटिंग अ रोमांटिक एटमोसफेयर रिफ्लेक्ट हर डिजायर टू रिक्रिएट द पास्ट एंड हर बिलीव इन पॉसिबिलिटी ऑफ अ बेटर फ्यूचर। अमांडा क्या चाह रही है, एक रोमांटिक एटमोसफेयर क्रिएट करना चाह रही है उन लाइट्स को, कैंडल्स को जला के, क्योंकि ये दिखा रही है कि हो सकता है लॉरा के लिए अच्छी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो ही जाए। However, the candles also highlight the artificiality of the situation, जबकि जो कैंडल है वो उसकी सिचुएशन का आर्टिफिशियलिटी भी दिखा रही है कि कैसे सिचुएशन ऐसे बनावटी है। एज द इवनिंग डज नॉट गो एज द अमांडा हैड होप, क्योंकि
इवनिंग ऐसी नहीं गई जैसे अमांडा ने सोची थी। द कैंडल्स ऑल्सो सिम्बलाइज द फ्रेजिलिटी ऑफ विंगफील्ड्स फैमिली ड्रीम, कि विंगफील्ड के फैमिली के ड्रीम जो कितने फ्रेजाइल है वो चीज़ भी दिखाता है। जस्ट एज द कैंडल कैन बी इजीली एक्सटिंग्विश, जैसे कि कैंडल को इजीली हम बुझा सकते हैं, सो टू कैन देयर होप्स और फॉर लोरा फ्यूचर, और ऐसे ही उतनी ही जल्दी जो लोरा के फ्यूचर की होप भी बुझ जाती है उनकी नज़रों में। द कैंडल सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द फ्लीटिंग नेचर ऑफ हैप्पीनेस, कि कैंडल क्या कह रहा है कि कैसे नेचर का फ्लीटिंग नेचर है, मतलब वो कभी भी हैप्पीनेस जो है कभी आ सकती है कभी जा सकती है, फ्लेक्सिबल सा नेचर है। एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट, और जो डिसअपॉइंटमेंट और निराशा को कोई रोक नहीं सकता। फिर है द टाइप राइटर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के, अ टाइप राइटर दैट अमांडा परचेजेस फॉर लोरा सिम्बोलाइज द प्रेशर टू कन्फर्म टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। जो टाइप राइटर अमांडा ने खरीदा था लोरा के लिए, वो क्या दिखा रहा है कि वो सोसाइटी के प्रेशर के साथ कैसे मतलब सोसाइटी के प्रेशर को कैसे मानती है, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन का प्रेशर कैसे मानती है। अमांडा बिलीव दैट लोरा कैन बिकम सक्सेसफुल टाइपिस्ट रिफ्लेक्ट हर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड लोराज लिमिटेशन। अमांडा ये मानती है कि लोरा जो एक सक्सेसफुल टाइप राइटर बन सकती है, ठीक है, टाइपिस्ट बन सकती है, बट वो लोरा की लिमिटेशंस को नहीं समझ पा रही। एंड हर रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट रियलिटी, और वो रियलिटी को भी नहीं समझ पा रही। द टाइप राइटर भी सिंबलाइज करता है द क्लैश बिटवीन अमांडा ड्रीम्स एंड लोराज रियलिटी, कि अमांडा की ड्रीम्स क्या है और लोरा की रियलिटी क्या है, उन दोनों के बीच का भी वो डिफरेंस बताते हैं। एज लोरा इज अनएबल टू मीट हर मदर्स एक्सपेक्टेशन, क्योंकि लोरा जो है वो उसके मदर की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रही। द कॉफिन ट्रिक, टॉम्स मेटाफर फॉर एस्केप। द कॉफिन ट्रिक विच टॉम डिस्क्राइब इन हिज ओपनिंग मोनोलॉग में जो बताता है एक पावरफुल सिंबल है एस्केप का और कन्फाइनमेंट का। टॉम एक्सप्लेन करता है दैट मैजिशियन मालवोलियो, द मैजिशियन जो था, वॉज एबल टू एस्केप फ्रॉम अ नेल्ड शट कॉफिन विदाउट रिमूविंग अ सिंगल नेल। वो कह रहा है कि जैसे जो जादूगर होते हैं वो क्या करते हैं, कॉफिन्स में से निकल जाते हैं जिनमें कील डाली हुई होती है और उनको बिना किसी कील को टाए वो निकल जाते हैं। दिस ट्रिक फैसिनेट टॉम्स, और ये ट्रिक जो टॉम को फैसिनेट करती है एंड बिकम अ मेटाफर फॉर हिज ओन डिज़ायर टू एस्केप, और वो एक मेटाफर की तरह काम करती है कैसे वो अपनी लाइफ से निकलना चाहता है बिना हार्म करे अपनी फैमिली को। द कॉफिन ट्रिक सिम्बोलाइज टॉम्स का इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी सिम्बोलाइज करता है। ही वॉन्ट्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो फ्री होना चाहता है, एंड परस्यू हिज ओन ड्रीम्स, और अपने खुद के ड्रीम्स को जो है वो परस्यू करना चाहता है। बट ही इज़ हॉन्टेड बाय द गिल्ट ऑफ अबंडनिंग लोरा एंड अमांडा, बट उसको डर है कि वो लोरा और अमांडा को छोड़ेगा कैसे, तो उसको वो डर है। द कॉफिन रिप्रेजेंट द सफोकेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ विंगफील्ड हाउस, और जो कॉफिन क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे सफोकेटिंग एनवायरनमेंट है विंगफील्ड के घर में। वाइल द ट्रिक रिप्रेजेंट होम टॉम्स होप, और ट्रिक क्या रिप्रेजेंट करती है कि टॉम को अभी भी होप है दैट ही कैन एस्केप विदाउट लिविंग विजिबल डैमेज, कि बिना कुछ दिखाए डैमेज दिखाए वो उससे निकल सकता है। हाउएवर जस्ट एज द कॉफिन ट्रिक इज, जैसे कि कॉफिन ट्रिक एक इल्यूजन है, सो टू इज टॉम बिलीव, वैसा ही टॉम का बिलीव भी एक इल्यूजन है, दैट ही कैन नॉट एस्केप विदाउट कंसिक्वेंसेज, कि वो बिना किसी को हार्म करे उस चीज़ से निकल सकता है, वो नहीं निकल सकता। हिज इवेंचुअल डिपार्चर लीव लोरा एंड अमांडा इन अ स्टेट ऑफ इमोशनल ड्यून अंडरस्कोरिंग द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ पेनलेस एस्केप, और जो उसका डिपार्चर होता है ना, वो लोरा और अमांडा को एक इमोशनली तोड़ देता है, और इससे क्या दिखा रहा है कि पेनलेस एस्केप तो कहीं पॉसिबल है नहीं। द कॉफिन ट्रिक ऑल्सो टाइज इनटू द थीम ऑफ मेमोरी, ये भी थीम ऑफ मेमोरी में टाई करता है। एज टॉम्स रिकलेक्शन ऑफ ट्रिक रिफ्लेक्ट फॉर हिज लॉन्गिंग फॉर अ मैजिकल सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, कि जैसे उसने उसका इंसिडेंट याद किया ना कॉफिन का, ऐसे क्या दिखाता है कि कैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए मैजिकल सॉल्यूशन चाहता है। इट हाईलाइट्स द टेंशन बिटवीन रियलिटी और इल्यूजन के बीच की ये टेंशन दिखाता है, एक सेंट्रल थीम है प्ले में। कंक्लूजन क्या आता है? Conclusion: In the Glass Menagerie, Tennessee Williams masterfully uses symbolism to explore the theme of escape, memory और fragility की थीम उसने यूज़ करी है, सिम्बोलिज्म इसके लिए यूज़ किया। द ग्लास मैनेजरी रिप्रेजेंट लॉरास डेलिकेट नेचर को दिखाती है ग्लास मैनेजरी, एंड हर रिट्रीट फ्रॉम रियलिटी, और वो कैसे रियलिटी से वापस आती है वो चीज़ दिखाती है। वाइल जो फायर एस्केप है वो टॉम की यर्निंग फॉर फ्रीडम, कैसे वो फ्रीडम चाहता है वो चीज़। जो द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर विंगफील्ड सर्व एज ए रिमाइंडर ऑफ अबेंडनमेंट, कि कैसे उनको छोड़ दिया गया, उसका पोर्ट्रेट उस चीज़ का सिंबल है। एंड द मूवीज रिफ्लेक्ट टॉम इल्यूजन ऑफ एस्केप, और मूवी क्या दिखाती है कि टॉम का भ्रम है कैसे एस्केप करने का। द विक्ट्रोला एंड ब्लू रोजेस हाईलाइट लॉराज रिट्रीट इनटू पास्ट, की कैसे वो वापस पास्ट में जाती है और उसकी यूनिकनेस को दिखाती है। जबकि वाइल द कैंडल्स एंड टाइपराइटर अंडरस्कोर फैमिलीज फ्रेजाइल ड्रीम्स एंड सोसाइटल प्रेशर, और जबकि जो टाइपराइटर है और कैंडल्स हैं वो क्या दिखाते हैं कि सोसाइटी के उनकी फैमिली के कितने फ्रेजाइल ड्रीम है, कितने फ्रेजाइल है, मतलब इजीली ब्रेकेबल ड्रीम है, ठीक है। फाइनली द कॉफिन ट्रिक एनकैप्सुलेट टॉम की इंटरनल कन्फ्लिक्ट को दिखा रही है। फाइनली जो कॉफिन की ट्रिक है
एंड इम्पॉसिबिलिटी दिखा रही है कि पेनलेस एस्केप पॉसिबल ही नहीं है। थ्रू दीज सिम्बल्स, इन सिम्बल्स के थ्रू विलियम्स क्रिएट एक डीपली मूविंग पोर्ट्रेट क्रिएट किया एक फैमिली का जो कि सर्कमस्टांसिस के द्वारा ट्रैप्ड है एंड देयर इनएबिलिटी टू एस्केप द पास्ट, और वो पास्ट को एस्केप नहीं कर पा रहे हैं, वो उनकी इनएबिलिटी को दिखा रहा है। द प्ले अल्टीमेटली अंडरस्कोर्स द एंड्यूरिंग इम्पैक्ट दिखा रहा है मेमोरी का एंड फ्रेजिलिटी दिखा रहा है ह्यूमन ड्रीम्स की, लिविंग अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन इट्स ऑडियंस, और ये अपनी ऑडियंस पे एक अच्छी छाप छोड़ रहा है, मतलब एक छाप छोड़ रहा है, लंबी छाप छोड़ रहा है, ऐसी छाप जो जल्दी से नहीं जाएगी। हाउ डज टॉम्स